स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जॉब एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 263 किस प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 263 किस प्रावधान से संबंधित है? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराज्य परिषद से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263। और बात कर ले इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो अंतरराज्य परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधानों के आधार पर स्थापित एक भारतीय संवैधानिक निकाय है और निकाय की स्थापना 28 मई 1990 को राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति की आदेश से हुई थी। आयोग के आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी स्थापना 28 मई 1990 को राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति की आदेश से हुई थी और यह परिषद राज्यों के बीच नीतियों, समान हित संबंधित विषयों और विवादों की चर्चा करने या जांच करने के लिए बनाई गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को और बात कर ले आज का 2 नंबर प्रश्न का। तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? जी, अनुच्छेद 32 का जो संबंध है भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है, यानी निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों के न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 32। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि अनुच्छेद 32 का जो संबंध है भारतीय संविधान के कौन से भाग से है? तो भाग 3 से है। और दूसरा ये कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को और बात कर ले आज का 3 नंबर प्रश्न का। तो 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल में शासन किया, यानी 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत केरल में शासन किया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन किया। कब? वर्ष 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने। और बात कर ले केरल से संबंधित अधिक जानकारी की, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि कथकली का संबंध भारत के कौन से राज्य से? तो केरल राज्य से। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को और बात कर ले आज का 4 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खदान का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खदान का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जो है खदान का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित अधिक जानकारी की और बात कर ले उत्तर प्रदेश से संबंधित अधिक जानकारी की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। और लखनऊ जो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर। और उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कथक का जो संबंध है कौन से राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को और बात कर ले आज का 5 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1878 में वन विद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आप वर्ष भी याद रखिएगा, आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1878 में। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को और बात करिए 6 नंबर प्रश्न का। तो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? जी हाँ, भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। तो यहाँ से भी आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को। दूसरा आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं? वीडियो पसंद आया तब तो आप यहाँ तक आ गए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। जी हाँ, तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम को क्रैक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। और बात कर ले मणिपुर की, तो राजधानी कहाँ? इम्फाल है। और लाई हराबो नृत्य का प्राचीन रूप है, कौन से राज्य का है? मणिपुर का। और लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 2 है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो ये मणिपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करिए आज का 7 नंबर प्रश्न का, तो हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख की राजधानी की, तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है, जो लद्दाख की प्रमुख शहर है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 में भारत में पहला रॉकेट को लॉन्च किया गया था। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र मामला हुआ था। और काकोरी डकैती एक ट्रेन डकैती थी, जो कब हुआ? 9 अगस्त 1925 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार डैश कहलाते हैं? जी हाँ, प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेषण कहलाते हैं। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई थी? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिसेन जी के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति सेन जी के द्वारा की गई थी। और हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो हर साल किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, हर साल किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका 13 नंबर प्रश्न का, तो कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में उपस्थित थे? जी हाँ, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में उपस्थित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उपस्थित है। कौन? कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मामलुक राजवंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है। और देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, तुगलक राजवंश का शासनकाल क्या था? जी हाँ, तुगलक राजवंश का जो शासनकाल था निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक राजवंश का शासनकाल था। तो ये आप नोट करते हुए चले, याद रखें। और बात कर ले आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित शासक में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? निम्नलिखित शासक में से कौन जो था खिलजी वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलाल उद्दीन खिलजी जो था ये खिलजी वंश का संस्थापक था। तो बात कर ले आज का अगला प्रश्न का। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? जी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। तो यहाँ से भी आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब? 1875 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? जी हाँ, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और बात कर ले चौरी चौरा घटना से संबंधित अधिक जानकारी की। तो चौरी चौरा की घटना गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को हुई। योग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक
बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया जिसने फिर गोलियां चलाई। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को। और कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और कब? तो 4। आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो बैक हैंड शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? या बैक हैंड शब्द किस खेल से संबंधित है? ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से है जुड़ा हुआ बैक हैंड शब्द है। और बात कर ले आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो आज का 20 नंबर प्रश्न है एनआरईजीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी एनआरईजीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम होता है एनआरईजीपी का फुल फॉर्म। और बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वावथा मेला जो है ये गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है। और बात कर ले गुजरात से संबंधित अधिक जानकारी की, तो राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात राज्य में स्थित है। और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो गरबा। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 11। और लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 26 है। तो ये आप जरूर याद रखें। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। और बात कर ले आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है झारखंड राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंडरू का जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। और बात कर ले आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? जी हाँ, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। जी हाँ, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। और बात कर ले आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गर्म करने पर भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? तो क्या होता है? वो कौन सा तत्व है जिसे गर्म करने पर भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो तत्व कौन सा है? तो तांबा है, जिसे गर्म करने पर भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर ले आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो विटामिन ए डैश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जहाँ विटामिन ए जो है निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, गाजर। जी हाँ, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। और बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो है ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। और कोयले के कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4, एंथ्रासाइट, पीट, विटामिन और लिग्नाइट। और पेट्रोलियम को कच्चे तेल से निकाला जाता है, तो ये आपको जरूर याद रखें कि पेट्रोलियम को कौन से तेल से निकाला जाता है? तो कच्चे तेल से निकाला जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। बात करें आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? जी हाँ, मलेरिया जो है निम्नलिखित में से कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। और बात कर ले आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा कि पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से वो वैज्ञानिक का नाम बतलाना है जिसने कहे थे कि पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइंस्टीन। जी हाँ, आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को। और बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में जोड़े में पाई जाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में जोड़े में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क अंडाशय जो है ये मानव में जोड़े में पाई जाती है। और बात कर ले आज का अंतिम और 30 नंबर प्रश्न का, तो एक बंदूक द्वारा गोली चलाने पर यह पीछे की ओर झटका मारती है, तो यह निम्न में से किसके संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार होता है? जी हाँ, एक बंदूक द्वारा गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका मारती है तो निम्न में से किसके संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेग। जी हाँ, आवेग के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार होता है। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम
बताता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर एक बल लगाती है तो दूसरी वस्तु तत्काल पहले वस्तु पर बल लगाती है। किसका नियम के अनुसार? गति के तीसरा नियम के अनुसार। गति का तीसरा नियम बताता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर एक बल लगाती है तो दूसरी वस्तु तत्काल पहले वस्तु पर बल लगाती है और ये दो बल परिमाण में सदैव बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बल अलग-अलग वस्तुओं पर क्रिया करते हैं और कभी भी समान वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं। तो आई होप आज के क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।